जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए वॉल्यूम 1 जो आया है 15 प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट के लिए, उसमें से हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग 4 अगर वीडियो नहीं देखे होंगे 4 सेट का, तो उसको प्लेलिस्ट में हम या डिस्क्रिप्टिव में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के 5वें सेट के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसे ऑप्शन नंबर ए कहता है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो यह कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो महान्यायवादी होते हैं वह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का उनके पास अधिकार होता है, न कि केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। और वे अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार। तो मूल अधिकार का भाग जो है या पर्यावरण के संरक्षण का जो है यह मौलिक अधिकार के भाग नहीं है। यह अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा का अधिकार है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सब मूल अधिकार का भाग है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए, और आपसे पूछे कि विश्व में कौन ऐसा देश है जो महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था, तो वह है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड ने 1893 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था विश्व में। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जो शब्द है किस देश से लिया है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जो शब्द है यह फ्रांस की क्रांति से, यानी फ्रांस देश से लिया है। फ्रांस की क्रांति का जो नारा था, जो 1789 ईस्वी में हुआ था, उसका जो नारा था स्वतंत्रता, समता और बंधुता, उसी देश यानी फ्रांस देश से ही भारत के संविधान में यह शब्द लिया गया है। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्री पद मिला था। तो राजेंद्र प्रसाद थे कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। अब 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित करना है, कौन सा सही है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 239, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111, संसद के सत्रवासान और विघटन अनुच्छेद 85 सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 239 में कहा गया है, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है, और संसद के सत्रवासान और विघटन यानी संसद के सत्र को बुलाने का और विघटन करने अनुच्छेद 85 में जो है राष्ट्रपति का अधिकार है। ये सभी ऑप्शन सही है। 7वां नंबर पर देखते हैं कि संविधान की अनुसूची
6 में किस जो 6 अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में लागू है, मेघालय में लागू है, त्रिपुरा में लागू है, लेकिन सिक्किम और मणिपुर में लागू नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण कौन कौन है? लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, 1, 2 और 3, 4 सभी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, 403 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितना है विधानसभा सीटों की संख्या? 70 है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68 है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश 60 और मिजोरम 40। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा किस में हुआ? उत्तराखंड में। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किस में है? तो उत्तर प्रदेश में 403। 10 नंबर प्रश्न है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो यह 12 हो सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 है। कितनी है? 6 है, जिसमें इंग्लिश, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। याद रखिएगा, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अगला है तुलाल या थुलाल। तुलाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, तो यह है केरल की। थुलाल या तुलाल केरल की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। चलिए अगला प्रश्न है मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। मेगुती के जैन मंदिर कर्नाटक के बीजापुर में है। यह मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। मेगुती का जो जैन मंदिर है किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? चाहे किस देश में किया गया? तो प्रथम ओलंपिक देशों का आयोजन जो था वह ग्रीस देश के द्वारा किया गया था। 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए तो अभी वर्तमान में ओलंपिक खेल पूछ देगा तो 2020 में कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ है। और 24 में कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न है द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज सोल। द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शशि थरूर। द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। चलिए कुछ और नया में अभी पुस्तक आया है, याद कर लेते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या, यह है सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि सनराइज ओवर अयोध्या। और टर्म्स एंड कंडीशन लॉरेन एसर के द्वारा लिखा गया है। टर्म एंड कंडीशन किसी भी कोई भी ऐप होता है या कोई भी कहीं भी कुछ में टर्म एंड कंडीशन होता है, तो टर्म एंड कंडीशन पुस्तक के लेखक है लॉरेन एसर। अगला प्रश्न है लेट मी से ईट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लेट मी से ईट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है राकेश मारिया। कौन है? राकेश मारिया। लेट मी से ईट नाउ पुस्तक के लेखक राकेश मारिया है। राकेश मारिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम पहले जान लेते हैं कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था। तो यह 1824 से लेकर 2 साल 1826 तक चला था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1920 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और ये तो अध्यक्ष है, पूछ देगा कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना कौन किया था? तो एम जोशी ने किया था। NM जोशी 1920 में NM जोशी के द्वारा ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? हरिपुरा जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, GT। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। कब? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का जो आंदोलन हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था वहीं पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? तो यह चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट जो सबसे कम समय तक चला। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो 1967 से 1969 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। 1775 से 1782 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है कि 1790 से 1792 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह राइट आंसर है। और 1824-1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 राइट आंसर है। 2 और 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है खेरा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का जो युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कभी कभी इसी में 2-3 क्वेश्चन और पूछ देता है। खेरा का तो सब याद रखता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि शक्कर खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो शक्कर खेरा का जो युद्ध हुआ था ना ये 1724 ईस्वी में हुआ था। 1724 ईस्वी में शक्कर खेरा का। और एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि पाल खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1728 में हुआ था। तो खेरा 1707 राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक शाहजहानामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहजहानामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनायत खां। शाहजहानामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां है। कौन है? इनायत खां है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र जो रहते थे ना यह शाहजहां के दरबार में रहते थे। शाहजहां के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो शगुन संप्रदाय से कबीर हो जाएंगे। कौन सा जो कवि थे वो शगुन संप्रदाय से नहीं थे, कबीर, क्योंकि कबीर जो थे निर्गुण थे। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे। और शगुन में कौन कौन थे? तुलसीदास, चैतन्य और सूरदास। तो शगुन में जो याद रहता है वो मुंह पर एक बार में आ जाता है। तो शगुन के थे कौन कौन? तुलसीदास, चैतन्य और सूरदास। लेकिन कबीर निर्गुण के थे। अगला प्रश्न है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो था मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। तो यह सल्तनत काल में था। देवल जो था बंदरगाह था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, यह सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी है? तो मोहम्मद बिन एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स की जो संज्ञा है वह एडवर्ड थॉमस के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड थॉमस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार और अनागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है?
प्रजापति की 2 पुत्रियां, तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो यह था श्रीलंका। कौन था? श्रीलंका था, श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू, हिंदी में नाचो नाचो, सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो यह है एम किरवानी। कौन है? एम किरवानी। अगला प्रश्न है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं। तो गेल सबसे पहले जान लेते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1984 ईस्वी में गेल का स्थापना हुआ था। इसके अभी निर्देशक बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बन गए? संदीप कुमार गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है कि INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है। INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है। तो यह फ्रांस देश ने विकसित किया है। किस देश ने? फ्रांस देश ने। और राफेल जो लड़ाकू विमान है उसको भी फ्रांस देश ने ही विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में आए मैडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो मैडस तूफान जो आया था यह UAE के द्वारा किया गया था, जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसका नामकरण UAE के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। इसका संबंध असम राज्य से है। किस राज्य से है? असम राज्य से है। और साथ ही साथ बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया। बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, जिनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो यानी वास्तुकला, आर्किटेक्चर थे। कौन थे? आर्किटेक्चर, वास्तुकला से इनका संबंध था। 24 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ। तो 2015 ईस्वी में फ्रांस और भारत के सहयोग से इसका स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है RK सिंह है। कौन है? RK सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कि जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जलदूत ऐप जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। किस लिए? तो देश भर में चयनित कुओं में जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदूत ऐप को जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। भारत और अमेरिका के बीच 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। और ये 7वां संगम अभ्यास जो है नौसेना अभ्यास है। क्या है? नौसेना का ये युद्धाभ्यास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। BSF के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन अलर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन जो चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। जबकि भारत का स्थान इसमें 8वां है। कौन सा है? 8वां है। अभी वर्तमान में ही नीदरलैंड में 1500 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया गया। यही जलवायु परिवर्तन के लिए वो लोग विरोध कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यह की गई है 60,000 करोड़ रुपया। 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत मनरेगा के लिए राशि आवंटित की गई है। मनरेगा के लिए। और जबकि जल जीवन मिशन जो है उसके लिए 70,000 करोड़ रुपया राशि आवंटित की गई है बजट में। अगला प्रश्न है डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस लिए। तो डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम जो शुरुआत की गई है यह महिला आयोग को और सशक्त करने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस खेल से है। तो सुश्री जो है ना इसका संबंध कुश्ती से है। क्या है? कुश्ती से। और 2022 के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन
कहाँ किया जाएगा? फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कोस्टा रिका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कोस्टा रिका में किया जाएगा। वहीं फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा। इसमें पुरुष का होगा 23 में, और महिला का होगा कोस्टा रिका में। चलिए अगला प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? महिला सशक्तिकरण पर G20 का, तो यह है आगरा में किया गया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता फीकी के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया। फीकी के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, जो सर्वप्रथम 2018 में, माने 2000 मान के चलिए 2018 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? तो यह है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। डुरंड कप 2022 के विजेता है बेंगलुरु। किसको हराकर? तो मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द फैबलमेस को। किसको? द फैबलमेस को यह अवार्ड दिया गया है, फैबलमेस को। अगला प्रश्न है कि रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो एक की गई है 2023 तक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो भारत में 38 जिला है, उसमें से किस जिला में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर जिला में। कैमूर जिला में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो आप यानी आम आदमी पार्टी को मिला है। आम आदमी पार्टी वर्तमान में 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, और गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 के लिए किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो रुक जाइए थोड़ा। तो फीफा विश्व कप 2022 के लिए किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड को। 2022 का फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता तथा इसे फेयर प्ले अवार्ड का खिताब इंग्लैंड को दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक मैंग्रोव वाला जो राज्य है पश्चिम बंगाल है, और दूसरे स्थान पर ये सेकंड है गुजरात। याद रखिएगा, सेकंड स्थान गुजरात का आता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 है तो कुल कितने वोट पड़े थे? तो 2022 है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट जो पड़ा था वह 4754 वोट पड़ा था। 4754 वोट पड़ा था, जिसमें से 4701 वोट जो थे ना, 4701 वोट वो वैध थे, यानी वो मान्य थे, और 2824 वोट द्रौपदी मुर्मू को पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रह है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में बुध लगाता है, क्योंकि सबसे नज़दीक है, तो सबसे छोटा भी है। मात्र 88 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन है? तो विश्व के सबसे छोटा 2 महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामुरी, जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है, और इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नीली क्रांति जिसका संबंध मत्स्य से है, इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? यह है लोम मिट्टी से। अगला प्रश्न है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो यह है दक्षिण पश्चिम तट पर है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत या अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसका आकार सिंह के आकार, हॉर्नी के आकार का, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो यह है ट्रांसड्यूसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है, ट्रांसड्यूसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसका है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो गलत है विद्युत मोटर केवल डिश धारा द्वारा प्रचालित होता है। तो जो ये है गलत आंसर, ये होता है एसी के द्वारा। एसी और डीसी दोनों के द्वारा संचालित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच के संबंध का वर्णन करता है। तो जो ओम का जो नियम है ना, यह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध का वर्णन करता है। यानी ओम का जो नियम होता है V=IR होता है, V=IR। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित सही है। तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के लिए सही है, तो यह है सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो यह है एक्स किरणें। जो एक्स किरणें होती है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। रॉन्टजन के द्वारा इसका खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो तरंग की जो विशेषता है वह माध्यम नहीं, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम तरंग की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो यह निष्क्रियकरण। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। निष्क्रियकरण या उदासीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो विशेष परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो कार्बन मिलाया जाता है। लोहा को मजबूत और कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो वह है 8 है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के विद्युत कर्मानुपाती होते हैं। वह बॉयल का नियम है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के विद्युत कर्मानुपाती होता है। वह बॉयल का नियम है। अगला प्रश्न है कि पीएच मान में 7 से लेकर 14 में हुई वृद्धि निम्न से किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो 7 से 14 में हुई वृद्धि यह है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि दर्शाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। हैलोजन श्रेणी जो आवर्त सारणी के 17 में स्थित 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इन तत्वों में एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार एक समान है जबकि एक भिन्न है, वह कौन ऐसा तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम एक आवर्त सारणी पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये तीनों पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के, जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है। किसका? एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक का तत्व पोटेशियम है। अगला प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 के होल ट्वाइस SO4 होता है। अगला प्रश्न है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो है यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में साइटोप्लाज्म होता है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं साइटोप्लाज्म को।
अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, उसको जटिल ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल ऊतक बोलते हैं। और जाइलम और जो फ्लोएम है वह जटिल ऊतक का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जीन उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो सरीसृप। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वह अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं, और जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उसे कशेरुकी जंतु कहा जाता है। तो अकशेरुकी जंतु में एक एरकीड, स्पंज, कीट, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन कशेरुकी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जिन किसी व्यक्ति में पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो पाचन तंत्र एंडोस्कोपी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचार का जो संग्रह होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। किसमें होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है कि किसी जंगम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं, उसको साइनोवियल द्रव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव कहते हैं। साइनोवियल द्रव्य कहते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो है थायरॉक्सिन के लिए। किसके लिए? थायरॉक्सिन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी से बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो है एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी में है। सॉरी यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यायपूर्ण विवरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, तो यह दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है। तो इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।